रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है मैम। ठीक है जी। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने AS28 स्टार्ट किया था। ठीक है, तो AS28 हमें क्या बताता है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। ठीक है, और एसेट का मतलब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों का बात होता है। और इसमें क्या क्या कवर नहीं होता है वो भी हम लोगों ने देखा, जैसे कि इन्वेंट्रीज होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कंस्ट्रक्शन से जो भी एसेट बनते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स या फिर डेफर्ड टैक्स एसेट, ये सब हम लोग का इस एस में मतलब इसका अगर कुछ रिलेटेड मैटर है तो वो इस एस में कवर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हमें इम्पेयरमेंट का मतलब क्या था? इम्पेयरमेंट का देखो मेन यही है, इसी पे हम लोग आज कुछ जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इम्पेयरमेंट का मतलब है कि अगर बुक वैल्यू यानी कैरिंग अमाउंट जो है वो हमारे रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। तो रिकवरेबल अमाउंट का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? जैसे डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते हो कि मेरा एसेट का बुक वैल्यू दिख रहा है, बुक वैल्यू दिख रहा है 100। ठीक है, और हम अगर इसे मार्केट में बेचने जाएंगे मुझे मिलेगा 80, तो वो रिकवरेबल होता है। फिर हम लोग बुक करते हैं कि फिर इसका मतलब 20 का लॉस है, या फिर जैसा भी सिचुएशन हुआ। लेकिन यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट हमें उस तरीके से गिवन नहीं होगा। रिकवरेबल अमाउंट हम लोग को निकालना पड़ेगा। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। ठीक है, तो वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है? अगर हम लोग एसेट को यूज करते हैं तो वो एसेट जितना दिन यूज कर पाएंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है, तो जाके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जाके हम लोग कंपेयर करेंगे नेट सेलिंग प्राइस के साथ, क्योंकि नेट सेलिंग प्राइस तो हमें आज का वैल्यू बताएगा कि आज हम लोग अगर एसेट को बेच देते हैं तो उसका हमें क्या रिकवरी होगा। मान लो बेच के मुझे 120 मिलेगा, अगर हम लोग इसे यूज करते हैं तो उसका प्रेजेंट वैल्यू, जितने भी 5 साल यूज करते हैं तो 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कि इतना होगा। तो अगर हायर क्यों? क्योंकि जिसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा, अगर मुझे बेच के 100 रुपए मिलेगा और यूज करने से 100 रुपए मिलेगा तो मुझे बेच देना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए रिकवरेबल अमाउंट दोनों का हायर लेना पड़ता है। ये मेन पॉइंट है। ठीक है, इसी पे हम लोग को बाकी क्वेश्चन करके देखना है। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 किया था, उसके बाद 2 और 3 ये दोनों किया था। ठीक है, हम्म, इलास्ट्रेशन 3 और 2 भी किया था ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ ये रहा 2। ठीक है, अभी हम लोग फोर्थ नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड परचेज ए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 4 years एगो। 4 साल पहले एक्स लिमिटेड ने पीपीई परचेज किया था 150 लाख का, एंड डेप्रिशिएट इट एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसे डेप्रिशिएट करना है 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। एट द एंड ऑफ द 4th year it has revalued the asset, it has revalued the asset 75 लाख एंड हैज रिटर्न ऑफ द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बताते पहले इतना जो पढ़ा वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं कि बोला क्या है क्वेश्चन में। देखो देखो पीपी परचेस किया है 4 years एगो 150 लाख से। परचेस 150 लाख। ठीक है, अच्छा, एंड डिप्रिशिएट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन। तो डिप्रिशिएशन कैसे लगने वाला है? 10% पर एनम एसएलएम पे। अच्छा, एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द 4th year इट हैज रिवैल्यूड द एसेट 75 लाख। तो 4 साल बाद 75 लाख किया है। फिर बोल रहा है एंड हैज रिटर्न ऑफ द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और रिवैल्यूड किया था और रिवैल्यूएशन लॉस को, ठीक है, तो इसका मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, क्योंकि जब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था उसे ट्रांसफर कर दिया है उन्होंने पीएल में। रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर कर दिया गया है पीएल में, तो रिवैल्यूड जो हुआ था वो इसका मतलब डाउनवर्ड हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो,
However, on the date of revaluation, the market price is 67.50. तो रिवैल्यूएशन डेट पे मार्केट प्राइस मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फेयर वैल्यू है 67.50 लाख। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल रहा है एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट 3 लाख। तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ये भी हमें दे दिया है 3 लाख। अगर हम लोग डिस्पोज करना चाहे, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन द बेसिस दैट फेयर वैल्यू ऑफ द रिवैल्यूएशन पर्पस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट वैल्यू एंड द वैल्यू इन यूज एस्टिमेटेड एट 60 लाख। तो सबसे पहले हमें निकालने बोला है इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस निकालेंगे। तो इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का जो डिफरेंस आता है उससे हम लोग निकाल लेते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, तो कैसे करके निकालेंगे, तो पहले कैरिंग अमाउंट पता करना पड़ेगा। ठीक है, फिर रिकवरेबल अमाउंट पता करेंगे। तो कैरिंग अमाउंट कैसे पता होगा, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू। तो परचेज से लेके 4 साल तक डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है और ये फोर्थ ईयर में हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो फोर्थ ईयर में कैरिंग अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज प्राइस 150 लाख। ठीक है, डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड पे लगेगा तो 10% करके लगेगा। 150 लाख पे परसेंटेज दे दिया है तो डायरेक्ट हम लोग 10% लगा लेंगे। तो फिर कितना हो जाएगा, 4 साल का इंटू 4 कर लेते हैं एक ही बार में। 4 साल का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 15 × 4 60 लाख होगा। 60 लाख हो जाएगा तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस करने से आएगा 90 लाख। ठीक है, कैरिंग अमाउंट हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 90 लाख। तो यहाँ का कैरिंग अमाउंट पता चल गया 90 लाख। अब इम्पेयरमेंट लॉस अगर मुझे बुक करना है तो मुझे पता करना पड़ेगा जो है मेरा रिकवरेबल अमाउंट। लेकिन कैरिंग अमाउंट तो सिर्फ ये लिखने से होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने रिवैल्यूएशन भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं फेयर वैल्यू एसेट का रिवैल्यूएशन कितना हुआ है, ये मैंने सारा चीज लिखा है। रिवैल्यूड वैल्यू है 75 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन देखो, रिवैल्यूड वैल्यू मतलब वैल्यू इन्होंने रिवैल्यू करने के बाद 75 लाख किया है। तो 90 लाख का एसेट कितने का हो गया है, 75 लाख का हो गया है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फेयर वैल्यू, क्योंकि मार्केट के साथ एट पर करने के लिए तो रिवैल्यूएशन होता है। तो फेयर वैल्यू कितना हो रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 75 लाख। तो फिर कितने से रिवैल्यू हुआ होगा, माइनस करने से ही तो पता चलेगा। मेरा 90 लाख का एसेट अगर रिवैल्यू होकर 75 लाख हुआ है तो कितने से रिवैल्यूशन हुआ है, 15 लाख। ये कैसा रिवैल्यूशन है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, बोलो। 90 लाख डाउन। डाउनवर्ड। ठीक है, 90 लाख का एसेट अगर 15 हो गया है तो डाउनवर्ड रिवैल्यूशन है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डाउनवर्ड रिवैल्यूशन। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग को रिकवरेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा। ये तो हो गया। अच्छा, अब ये हम लोग का कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हमेशा पीएल में ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, चाहे फर्स्ट टाइम हो चाहे जो भी हो, तो यहाँ पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अब अब यहाँ पर देखो नेट सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्योंकि देखो मुझे रिकवरेबल अमाउंट के लिए दो चीज चाहिए, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। जिसमें से वैल्यू इन यूज मुझे दिया हुआ है, आ, कहाँ गया, वैल्यू इन यूज मुझे दिया हुआ था वो ये रहा। ठीक है, वैल्यू इन यूज एस्टिमेटेड एट 60 लाख। यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू इन यूज, ये मुझे दिया हुआ है 60 लाख। ठीक है, मुझे निकालना पड़ेगा रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट के लिए मुझे क्या चाहिए, ये देखो, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, ये होता है। ये हमेशा याद रखो। ठीक है, ये लास्ट क्लास में सीखा हुआ है हम लोगों ने, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। जिसमें से वैल्यू इन यूज गिवन है 60 लाख। ठीक है, नेट सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लें। ठीक है, नेट सेलिंग प्राइस, तो नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, नेट सेलिंग प्राइस मतलब बेच के जो मिलेगा और अगर उसको बिकवाने का कोई खर्चा है तो वो लेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा
मार्केट वैल्यू जो मिल रहा है, मार्केट वैल्यू मिल रहा है 67.50, माइनस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 3 लाख। 64.50 लाख। तो विच एवर इज हायर, तो हायर कौन है? ये वाला। देयर फोर रिकवरेबल अमाउंट 64.50 लाख, रिकवरेबल अमाउंट हमें पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब लॉस निकालेंगे। कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। 64.50 लाख ये मेरा रिकवरेबल अमाउंट, और कैरिंग अमाउंट कौन सा लेना पड़ता है एक बार रिवैल्यूएशन, अब कौन सा लेना पड़ेगा, 90 लाख की 75 लाख? बोलो, लिखवाया था लास्ट क्लास, 90 लाख की 75 लाख। कैरिंग अमाउंट ये आया है 90 लाख, लेकिन रिवैल्यूएशन होने के बाद अब तो एसेट का वैल्यू 15 लाख से रिवैल्यू करके 75 लाख हो गया, तो करंट जो वैल्यू है वही लेना पड़ता है, रिवाइज्ड वैल्यू, तो कितना होगा? 70 75। से। हाँ, तो फिर ये जो डिफरेंस आएगा यही मेरा इम्पेयरमेंट लॉस होगा। और ये तो नॉर्मल बात है, देखो अगर हम लोग कुछ एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है उसी को तो कंसीडर करते हैं ना। एक मिनट, 42 को लेती। हम्म। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10.50 लाख, ये हो गया मेरा इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही निकालने के लिए बोला था कि बोलो इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट लॉस ये हो गया। अब इसका अगर एंट्री लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, ये मेरा लॉस हो गया, तो ये देखो 2 PPE, पीपीई का वैल्यू मेरा कितने से कम हो जाएगा, 10.50 लाख से कम हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाएगा, और ब्रैकेट में PL लिख सकते हैं। कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने तो इस तरीके से लिख दिया है, लेकिन तुम लोग जब लिखोगे, क्योंकि एस का है तो थोड़ा जो है इसको डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। लिखने का मतलब ये नहीं कि कुछ हमें स्टोरी लिखना है, हमें सिर्फ ये बता देना है कि कैसे करके क्या होता है, ठीक है। जैसे देखो कैसे लिखा है यहाँ पर कि AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में क्या बोला गया है, इफ रिकवरेबल अमाउंट जो है of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset should be reduced to its recoverable amount। इसका मतलब ही होता है कि वही मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है। क्या बोला है कि रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं वो भी ब्रैकेट में बोल दिया, हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज, वो तो हम लोग लास्ट क्लास से पढ़ रहे हैं। ये देखो रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालना है। अब रिकवरेबल अमाउंट जो है वो अगर हमारे एसेट के कैरिंग अमाउंट से क्या है, बोल रहा है कि कम है, ये देखो जैसे यहाँ पर हुआ रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, तो जितने से कम है उतने से हमारे यहाँ पर एसेट के वैल्यू को रिड्यूस किया जाता है, तो ये इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 10.50। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग एसेट का वैल्यू कंसीडर करेंगे तो वो 64.50 करना पड़ेगा। ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे। ये देखो रिवाइज्ड वैल्यू कितना आएगा, इम्पेयरमेंट लॉस लेस करने के बाद जो आ रहा है यही मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो जाएगा। मतलब अब मुझे अगर कोई पूछे कि मेरे एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है, तो हम 75 लाख नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 64.50 लाख रिवाइज्ड वैल्यू वाला। तो यहाँ पर उसी चीज को घुमा फिरा के बोला है कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट इफ रिकवरेबल अमाउंट जो है ऑफ एन एसेट इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट शुड बी रिड्यूस टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो इसका मतलब ये कैरिंग अमाउंट रिड्यूस होके रिकवरेबल अमाउंट में आ जाएगा, मतलब अब मेरे एसेट का रिवाइज्ड वैल्यू ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज लिखा है, फिर बोल रहा है इन द गिवन केस, अब यहाँ पर बोला है कि नेट सेलिंग प्राइस इज 64.50 लाख एंड वैल्यू इन यूज 60 लाख। ये क्वेश्चन में बोला था देयर फॉर रिकवरेबल अमाउंट इज 64.50 लाख। ये हम लोगों ने भी किया, नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकाला, ये देखो 64.5 निकाला है यहाँ पर नेट सेलिंग प्राइस माइनस माइनस करके, ठीक है।
फिर यहाँ पर बोला है कि नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज 60 लाख, देयर फॉर रिकवरेबल। अब ये दोनों में जो हायर हुआ तो रिकवरेबल 64 पॉइंट, इम्पेयरमेंट लॉस विल कैलकुलेटेड 10.50, मैंने भी यहाँ पर किया है। तो तुम लोग इस तरीके से कर सकते हो, बस थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 75 लाख कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन माइनस रेफर वर्किंग नोट, और नीचे इन्होंने वो वर्किंग नोट बना रखा है जो कि मैंने मेनली यहाँ पर सोल्यूशन में दिखा है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस लिखना है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करके दिखा देना है कि कैसे करके होगा। ठीक है, और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर मतलब लैंग्वेज में लिख देना है, तो इसीलिए इम्पेयरमेंट लॉस 10.50 लाख ये एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा, ये पीएल में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही चीज बोला है, सिंस देयर वाज डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट व्हिच वेयर ऑलरेडी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, तो ये मैंने एंट्री लिख के दिखा दिया कि इम्पेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा हुआ है, इम्पेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये देखो। अगर मेरा रिवैल्यूएशन मॉडल डिपेंड करता है कि मेरा एसेट कौन से मॉडल का है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट अगर एसेट कॉस्ट मॉडल का है तो क्या होगा, अगर रिवैल्यूएशन, तो ये एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल का है। क्यों? क्योंकि पहले रिवैल्यूएशन हुआ था, तो इसी से तो पता चल रहा है कि रिवैल्यूएशन मॉडल का है। और पहले जो रिवैल्यूएशन हुआ था वो मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन था। ठीक है, तो अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन था तो तब भी पीएल में चार्ज हुआ था। अब फिर से हम लोगों का इम्पेयरमेंट लॉस अगर हो रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एडजस्ट करना पड़ता है इम्पेयरमेंट लॉस, अगर कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व है जो कि इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है इस क्वेश्चन में, तो पहली बार डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था तो फिर वो पीएल में चार्ज हुआ था। ठीक है, तो फिर कुछ रिजर्व है नहीं कि उससे एडजस्ट करे, तो पूरा का पूरा जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो मेरे पीएल में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ रूल्स क्या था कि अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ है पहले उससे एडजस्ट करो, फिर बचे हुए को पीएल में दो। जब रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ है ही नहीं तो पूरा का पूरा पीएल में चार्ज करना पड़ेगा, तो उसका एंट्री होता है पीएल डेबिट टू पीपीई या फिर इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपीई, वही मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस टू पीपी, देखो वही चीज यहाँ पर बोला हुआ है लैंग्वेज में। ठीक है, कि impairment loss of 10.50 lakh should be recognized as an expense in the statement of profit and loss immediately, मतलब पीएल डेबिट ये जो हुआ इमीडिएटली। ठीक है, इतना क्योंकि डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था तो फिर वो भी तो पीएल में चला गया था, तो मेरे पास तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है नहीं कि हम उससे एडजस्ट करें, ये चीज बोला हुआ है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग ये इलास्ट्रेशन बस इतना ही था, अब हम लोग जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं 10th नंबर वाला करते हैं। चलो सबसे पहले 10th नंबर वाला करेंगे। 10th नंबर में बोला है कि फाइंड आउट इम्पेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, करेंट ईयर डिप्रिसिएशन, ये तीन चीज हमें बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट लॉस जैसी क्वेश्चन बोला ना कि इम्पेयरमेंट लॉस, तो इम्पेयरमेंट लॉस निकालने का मतलब है मुझे चाहिए कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, ये दिमाग में सेट करो। अब रिकवरेबल अमाउंट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू इन यूज, और चाहिए मुझे वैल्यू इन यूज और क्या बोलते हैं उसे, नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। ठीक है, अब नेट सेलिंग प्राइस के लिए मुझे क्या चाहिए, नेट सेलिंग प्राइस के लिए मुझे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए अगर कुछ है तो। ठीक है, और वैल्यू इन यूज के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। ठीक है, अब ये कंपेयर करके जो हायर होगा उससे रिकवरेबल अमाउंट आएगा, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। तो पहले क्वेश्चन को हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, कैरिंग अमाउंट चाहिए और रिकवरेबल। कैरिंग अमाउंट के लिए मुझे क्या चाहिए, कैरिंग अमाउंट मतलब मुझे देखना पड़ेगा जिस एसेट के बारे में यहाँ बोला गया है उस एसेट का जब हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस निकाल रहे हैं उस डेट पे उसका बुक वैल्यू क्या है। तो एसेट का कॉस्ट है 56 लाख, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर, सैल्वेज वैल्यू है नील, करेंट कैरिंग वैल्यू है 27.30 लाख, यूजफुल लाइफ है 3 ईयर्स, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट है 12 लाख, अपवर्ड रिवैल्यूएशन डन इन लास्ट ईयर 14 लाख। ठीक है, ये बोला है। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। तो मुझे चाहिए कैरिंग अमाउंट 0.1, इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट चाहिए। तो करेंट कैरिंग वैल्यू मुझे दे दिया है 27.30 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं
अच्छा, फिर यहाँ पर दिया है रिकवरेबल अमाउंट, ये भी गिवन है। 12 लाख। 15.30 लाख। तो यहाँ दे दिया था तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। देखो यहाँ पर मुझे कैरिंग अमाउंट दे दिया था, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट भी दे दिया था। रिकवरेबल अमाउंट निकालना पड़ता है नॉर्मली हमें, ठीक है, जिसमें मुझे दो डेटा चाहिए होता है। अभी मैंने बोला वैल्यू इन यूज और जो है नेट सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर दे दिया है तो फिर यही लेंगे ना, गिवन है तो मुझे निकालना नहीं पड़ा। करेंट जो कैरिंग वैल्यू है वो भी मुझे गिवन है तो मुझे निकालना नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया मेरा जो है इम्पेयरमेंट लॉस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब मुझे ट्रीटमेंट बताना है इम्पेयरमेंट लॉस का क्या होगा। ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। तो पहले ये देखना पड़ेगा एसेट कौन से मॉडल से है, कॉस्ट मॉडल की रिवैल्यूएशन मॉडल। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अपवर्ड रिवैल्यूएशन लास्ट ईयर हुआ था तो इसका मतलब ये रिवैल्यूएशन मॉडल वाला है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन मॉडल है तभी तो रिवैल्यूएशन हुआ है। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है 14 लाख का। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है मतलब 14 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व इन्होंने क्रिएट किया था, ठीक है। और अभी हम लोग का जो लॉस हुआ है इम्पेयरमेंट लॉस, तो इम्पेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर पहले से अभी पढ़ के दिखाया था, ठीक है, वहां जो टेबल बना रखा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है तो पहले इम्पेयरमेंट लॉस को उससे एडजस्ट करेंगे और अगर कम पड़ा तब पीएल से एडजस्ट करेंगे। तो 15.30 इम्पेयरमेंट लॉस है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में 14 है तो 14 पूरा यूज कर लेंगे। तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट 14 लाख। पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल में कितना जाएगा बचा हुआ जो रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट नहीं हो रहा है। टू पीपीई। तो ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। फिर बोल रहा है करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन कितना होगा। तो करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन निकालने के लिए, क्योंकि देखो ये जो रूल्स दिया हुआ है उससे एसएलएम मेथड फॉलो होता है, ठीक है, पता चल रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ एसेट, फिर माइनस अगर कुछ सैलवेज है तो वो, जो कि है नहीं, जीरो होगा, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। लेकिन एक बार इंपेयरमेंट बुक होने के बाद उसके बाद का जो कैरिंग वैल्यू है और जो बचा हुआ लाइफ है उसके ऊपर डिप्रिशिएशन निकाला जाता है रिवाइज्ड वैल्यू पे, प्रोस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारे एसेट का करेंट कैरिंग अमाउंट कितना हो गया है, करेंट कैरिंग अमाउंट कितना हो गया है इम्पेयरमेंट होने के बाद। तो इम्पेयरमेंट होने के बाद इम्पेयरमेंट लॉस जितना है उतने से एसेट का वैल्यू मुझे लेस कर देना चाहिए। तो 27.30 था, जिसमें से 15.30 से मेरा एसेट कम हो गया है, ठीक है। तो करेंट कैरिंग अमाउंट कितना होगा, ये प्रीवियस था और इम्पेयरमेंट लॉस जितना हुआ है उतने से एसेट का वैल्यू कम कर दिया जाता है। तो ओवरऑल क्या होता है, रिकवरेबल अमाउंट ही हम लोग का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो जाता है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 12 लाख, ठीक है। अच्छा, अब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना बचा, हम EUL लिख दिए हैं। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पहले 10 था, 10 में से अब 3 बचा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है तो इसका मतलब इसके आगे का डिप्रिशिएशन 7 साल का रहा होगा, 3 इयर्स, ठीक है। तो 3 इयर्स हो गया और जो सैलवेज है वो जीरो है। तो फिर डिप्रिशिएशन पर एनम हो जाएगा 12 लाख माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 4 लाख पर एनम। तो ये हो गया करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन, 4 लाख पर एनम करके होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी देख लेते हैं 10th वाला आंसर कैसे लिखा हूँ। यहाँ पर ये देखो,
ये देखो इम्पेयरमेंट लॉस 14 लाख रिवैल्यूएशन रिजर्व से लिया जाएगा और 1.3 जो है ये पीएल में चार्ज होगा, जो कि मैंने एंट्री लिख के दिखा है। तो ये मेन सोल्यूशन का पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पर। अब लिखा कैसे, अकॉर्डिंग टू एस 20, तो एस का क्वेश्चन है तो केस स्टडी क्वेश्चन जैसा होता है वैसा लिखना पड़ता है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट एंड इम्पेयरमेंट लॉस ऑन ए रिवैल्यूड एसेट इज recognized as an expense in the statement of PL. However, an impairment loss on revaluation asset is मतलब नॉर्मली कॉस्ट मॉडल वाला जो होता है, इस कॉस्ट मॉडल वाले के लिए पहले बता दिया है कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट में क्या होता है, इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो रिवैल्यूड एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। ठीक है, रिवैल्यूड हुए गए एसेट पे अगर किसी तरीके का इम्पेयरमेंट लॉस आता है तो उसे हमें पीएल में ही देना पड़ता है। ठीक है, ये बात बोला है। फिर बोल रहा है कि इम्पेयरमेंट लॉस ऑन रिवैल्यूड एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली अगेंस्ट एनी रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द एसेट टू द एक्सटेंट दैट द इम्पेयरमेंट लॉस डज नॉट एक्सीड्स द अमाउंट हेल्ड इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर दैट सेम एसेट। ठीक है, तो बात वही है जो मैंने लिखवाया है कि अगर मेरा एसेट पहले से रीवैल्यू हुआ था, रीवैल्यूड एसेट है, और उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस हुआ है, तो फिर उस लॉस को पीएल में चार्ज कर दो। ठीक है, लेकिन हाउएवर अगर इंपेयरमेंट लॉस जब बुक होने जा रहा है तब रिवैल्यूएशन एसेट के अगेंस्ट में ऑलरेडी, अगर देखो रिवैल्यूड एसेट इज रिकॉग्नाइज डायरेक्टली अगेंस्ट एनी रिवैल्यूएशन सरप्लस, अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसके अगेंस्ट में वो रिकॉग्नाइज्ड हो सकता है फॉर द एसेट टू द एक्सटेंट दैट द इंपेयरमेंट लॉस डज नॉट एक्सीड्स, उतना ही हो सकता है जितना इंपेयरमेंट लॉस उसे एक्सीड नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर देखो मेरा इंपेयरमेंट लॉस 15.30 है, तो फिर 14 लाख था रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो 14 लाख तक ही जो है हम लोग वहां से ले सकते हैं। एंड डज नॉट एक्सीड द अमाउंट हेल्ड इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर द सेम एसेट। ठीक है, उसी एसेट के लिए उतना अमाउंट हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व से ले सकते हैं इंपेयरमेंट लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, जितना वहां पर अवेलेबल है। फिर यहाँ पर दिखा है ये सब। फिर बोल रहा है आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ एन इंपेयरमेंट लॉस डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द एसेट शुड बी एडजस्टेड इन फ्यूचर। अच्छा, अब कैसे करके डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो भी रूल्स बता दिया है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिवली मैंने लिखवाया हुआ ये सारा चीज। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होने के बाद डिप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन अगर हो रहा है, डिप्रिसिएशन फॉर फिक्स्ड एसेट, एमोटाइजेशन फॉर ये फिक्स्ड टेंजिबल, ये फिक्स्ड इंटेंजिबल, चार्ज फॉर द एसेट शुड बी एडजस्टेड इन फ्यूचर पीरियड्स टू एलोकेट द एसेट्स रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। बोल रहा है कि ये चार्ज होता है एसेट पे कैसे, फ्यूचर पीरियड में, to allocate the assets revised carrying amount less its residual value on a systematic basis over its remaining useful life। तो देखो remaining useful life कितना, यहाँ पर देखो 3, सैल्वेज वैल्यू तो 0 था। ठीक है, लेस रेसिडुअल वैल्यू यानी सैल्वेज वैल्यू ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और कैसे एलोकेट होगा, फ्यूचर पीरियड में एलोकेट होगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पे। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होता है, ये वाला। ठीक है, ये मेरा क्या है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट या फिर करेंट कैरिंग अमाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पर उस चीज को जो मैंने वहां कैलकुलेट करके टेबल फॉर्मेट में दिखाया, बोला है कि कैरिंग अमाउंट जो है वो 12 लाख तक रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये वाला 12 लाख जो आया। और इम्पेयरमेंट, आफ्टर इम्पेयरमेंट दिस अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 years, और ये 3 साल तक जो है डिप्रिशिएट होगा। यहाँ पर मैंने भी वही किया है, देयरफॉर द डिप्रिशिएशन फॉर द करेंट ईयर विल बी 4 लाख पर एनम। ठीक है, तो तुम लोग ऐसे करके कर सकते हो, बट थोड़ा सा देखो ये चीज जो इन्होंने लैंग्वेज में लिखा है हम लोगों ने उसको कैलकुलेट करके दिखा है, वो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा ट्रीटमेंट लिख देना है कि क्या ट्रीटमेंट होता है। और अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो मैंने जैसे लिखवाया है वैसे करके भी लिख सकते हो, जैसे कि ये देखो कि ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, अगर एसेट ऑलरेडी रिवैल्यूड है, इफ एसेट इज एट रिवैल्यूएशन मॉडल तो फर्स्ट एडजस्ट दिस। ठीक है, ये वाला ये पैरा हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दिस गिवन केस बोल के वो लिख के फिर चीजों को समझाया जा सकता है कि क्या लिखा है हम लोगों ने यहाँ पर, क्यों ऐसा किया है। ठीक है, और एक चीज भी लिख देना चाहिए कि जब भी हमारा इस तरीके से रिवैल्यूएशन हो जाता है तो फिर प्रोस्पेक्टिवली हमारा डिप्रिशिएशन, ये देखो आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस बैलेंस इन रिवैल्यूएशन, नहीं ये, हाँ, once asset is impaired, the depreciation charge prospectively and is calculated on revised carrying amount after impairment। ये चीज भी लिखना चाहिए। ठीक है, कि जब भी हमारा इम्पेयरमेंट लॉस बुक होता है उसके बाद एसेट का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकल के आता है, उसी पे हमें जो है फर्दर डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ता है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं, ये वाला। यहाँ पर क्या बोला है, ए प्लांट was acquired 15 year ago at a cost of 5 crore, its accumulated depreciation at 31st March 2001 was 4.15। ठीक है, तो प्लांट 15 साल पहले लिया गया था 5 करोड़ से। ठीक है,
तो ये मान लेते हैं 15 ईयर्स एगो। इट्स एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एज एट 31 मार्च 2001। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा 15 साल मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 31, अच्छा छोड़ो नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा। 31 मार्च 2001 को ये 15 ईयर्स ले लेते हैं हम। ठीक है, और 31 मार्च 2001 ये मान लेते हैं ईयर एंड है 31 मार्च 2001। इस डेट पे क्या हुआ है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 4.15। डिप्रिसिएशन एस्टिमेटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2001 2002 25 लाख। इसके बाद डिप्रिसिएशन लगेगा, एस्टिमेट किया गया है, estimated depreciation 25 lakh. Estimated net selling price as on 31st March 2001 was 30 lakh. Estimated net selling price, तो net selling price है 31 मार्च 2001 को। अच्छा यहाँ नेट सेलिंग प्राइस 30 लाख विच इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाई 20% बाई द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और ये नेट सेलिंग प्राइस यहाँ पर कम हो जाएगा 20% से, ऐसा बोल रखा है। अच्छा फिर बोल रहा है इट्स वैल्यू इन यूज हैज बीन कंप्यूटेड एट 35 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2001। अच्छा तो ये वाला है यहाँ पर वैल्यू इन यूज 1 अप्रैल 2001 मतलब ये वाला डेट, वैल्यू इन यूज जो है ये कैलकुलेट हो रहा है 35 लाख। विच इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाई 30% बाई द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये भी डिक्रीज हो जाएगा 30% से। Assuming that other condition for applicability of the impairment accounting standards are satisfied, what should be the carrying amount of this plant as at 31st March 2002? तो सबसे पहले पूछा है कि यहाँ पर carrying amount कितना है, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले ये निकाल लेते हैं, कैरिंग अमाउंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट के लिए मुझे ये 5 करोड़ का एसेट कम होते होते यहाँ पर कितना का हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लांट 5 करोड़। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लेस करते हैं। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का मतलब होता है अब तक जब से परचेज हुआ है तब से लेके आज तक का जो डिप्रिसिएशन है, तो जब तक का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है तब तक का लिखेंगे 4.15 करोड़। तो 5 - 4.15 0.85। 4.15 करोड़ का जो डिप्रिसिएशन था वो 31 मार्च 2001 तक का था, तो इसका मतलब कैरिंग अमाउंट भी हम लोग का आ गया 31 मार्च 2001 तक का। ठीक है, ये कैरिंग अमाउंट आ गया, मुझे 2 तक का निकालना है, तो 31 मार्च 2001 तक का कैरिंग अमाउंट आ गया। अब मुझे निकालना पड़ेगा डिप्रिसिएशन फॉर 1 2। अगर हम डिप्रिसिएशन निकाल लेते 1 2 का तो वो लेस करने से मुझे कैरिंग अमाउंट पता चल जाएगा फॉर 2002। अच्छा तो डिप्रिसिएशन कितना होगा, कैसे निकालें, डिप्रिसिएशन कैसे लगता है इनका। अच्छा डिप्रिसिएशन भी बता दिया, एस्टिमेटेड 25 लाख। ठीक है, तो 25 लाख डिप्रिसिएशन यहाँ बता दिया है, बट ये करोड़ में है डेटा, और 25 लाख मतलब कितना करोड़, कैसे निकालेंगे, 25 लाख डिवाइडेड बाई
1 करोड़ करने से पता चल जाएगा। 25 लाख मतलब पीछे 5 जीरो डिवाइडेड बाई 1 करोड़ मतलब एक के पीछे 7 जीरो, तो 0.25 करोड़ आ गया। नहीं तो माइनस नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ऐसे करना पड़ा। 0.60 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कैरिंग अमाउंट। अच्छा, और क्या निकालने के लिए बोला है? सेकंड क्वेश्चन में मुझे बोला है, ये तो मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया। एज्यूमिंग अदर कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इम्पेयरमेंट अकाउंट स्टैंडर्ड सेटिस्फाइड, व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट एज ऑन। अच्छा, अब बोल रहा है हाउ मच विल बी द अमाउंट ऑफ राइट ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। कितना अमाउंट राइट ऑफ होगा, तो इसका मतलब हम लोग को इम्पेयरमेंट लॉस पूछ रहा है। ठीक है, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से एसेट का वैल्यू कितना राइट ऑफ होगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है, तो इम्पेयरमेंट लॉस निकालने के लिए मुझे कैरिंग अमाउंट के बाद क्या चाहिए? कैरिंग अमाउंट से मुझे माइनस करना पड़ेगा रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो अब रिकवरेबल अमाउंट के लिए मुझे जो भी चाहिए वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ए, अच्छा पॉइंट ए को यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। अब निकालेंगे हम लोग रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? रिकवरेबल अमाउंट आर ए लिख दिया ऑन 31 मार्च 2002 कितना हो जाएगा? हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। ठीक है, तो नेट सेलिंग प्राइस कितना है? तो हम लोग कब का निकाल रहे हैं ये सारा डेटा? 31 मार्च 2002 का। तो नेट सेलिंग प्राइस 30 लाख माइनस 30 लाख का 20% करना पड़ेगा। 30 लाख माइनस 30 लाख का 20%। क्वेश्चन बोला था कि कम हो जाएगा, तो 30 लाख और 30 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 24 लाख। और वैल्यू इन यूज कितना होगा? 35 लाख माइनस 35 लाख का 30%। 24.5 लाख। तो हायर जो है, हायर इज 24.5 लाख। तो रिकवरेबल अमाउंट हो गया 24.5 लाख। तो 24.5 लाख मतलब कितना करोड़? तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट 0.60 करोड़। 24.5 लाख मतलब कितना करोड़? 24.5 डिवाइडेड बाई 1 करोड़ करेंगे तो पता चल जाएगा। गलत आ गया। ओह नहीं, ठीक है, 24.5 लाख का मतलब तो मुझे इसे लाख में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, तब जाके होगा। डिवाइडेड बाई 0.355 करोड़। ये हो गया मेरा इम्पेयरमेंट लॉस। तो दोनों आंसर ही आ गया। कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए बोला था आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस 0.60, सॉरी कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। यहाँ पर देखो, दो लिखना पड़ेगा। एज्यूमिंग दैट अदर कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इम्पेयरमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेटिस्फाइड, व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस प्लांट एज ऑन 31 मार्च 2002। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम आंसर पूरा लिखे तो इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट एज ऑन
31st March 2002 आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने के बाद कितना हो जाएगा? 0.60 माइनस 0.355 मतलब 0.245 करोड़ और 24.5 लाख, ये लिखना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस बुक होने के बाद कुछ इतना दिखेगा। और कितना अमाउंट राइट ऑफ हो रहा है वो पूछा है। अमाउंट रिटर्न ऑफ दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस, तो इम्पेयरमेंट लॉस है 0.355। How much will be amount written off for the financial year ended 31st March 2022? तो amount written off हो जाएगा 0.355। अच्छा, और भी दो क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें। अच्छा, इफ द प्लांट हैड बीन रिवैल्यूड 10 years ago एंड द करेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व अगेंस्ट दिस प्लांट वेयर टू बी 12 लाख, हाउ वुड योर आंसर टू क्वेश्चन 1 and 2 अबव? ठीक है, निकाल लेते हैं। बैलेंस, बैलेंस इन रिजर्व, रिजर्व में अगर बैलेंस होगा 12 लाख, 12 लाख का मतलब 0.12 करोड़, सब करोड़ में लिख रहे हैं। या तो पूरा जीरो लगा के लिखना चाहिए या फिर एक ही जगह एक ही तरीके से ट्रांसफर करके लिखना चाहिए। ट्रीटमेंट फॉर ए एंड बी, तो पहले अगर ऐसा हो रहा है तो इम्पेयरमेंट लॉस को पहले इस रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करना पड़ेगा और फिर बाकी अमाउंट को हमें पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वही लिख देंगे। फर्स्ट एडजस्ट अगेंस्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व 0.12 करोड़, बैलेंस इम्पेयरमेंट लॉस ट्रांसफर टू पीएल, तो कितना हो जाएगा? 0.355 माइनस 0.12 करेंगे, इससे एडजस्ट होगा और फिर भी जो बच जाएगा वो यहाँ पर ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। 0.355 माइनस 0.12, तो पीएल में चार्ज हो जाएगा 0.235 करोड़, क्योंकि मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है 0.355 का, जिसमें सिर्फ 0.12 इतना अमाउंट जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ अमाउंट जो कि 0.235 है वो मेरे पीएल से, मतलब मुझे पीएल में चार्ज करना पड़ेगा। ये हो गया। पॉइंट नंबर सी का जो पूछा था, मतलब मेरे यहाँ पर 3 है, मैंने सी लिख दिया। चलो 1 2 3 कर लोगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है इफ द वैल्यू इन यूज वाज जीरो, अगर वैल्यू इन यूज जीरो है एंड द एंटरप्राइज वर रिक्वायर्ड टू इनकर ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख टू डिस्पोज ऑफ द प्लांट, वुड बी व्हाट वुड बी योर रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन 1 and 2? ठीक है। इफ रिकवरेबल अमाउंट इज जीरो, कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस इम्पेयरमेंट लॉस होने के पहले कैरिंग अमाउंट कितना था?
0.60 करोड़। ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट 2 बना के निकालते हैं। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो वैल्यू इन यूज यहाँ पर 0 बोल रखा है, ये देखो वैल्यू इन यूज 0, और नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, नेट सेलिंग प्राइस तो कुछ है नहीं, बल्कि इसको बिकवाने के लिए 2 लाख का कॉस्ट इनकर्ड होगा, यहाँ पर ये बोला है। ठीक है। नेट सेलिंग वैल्यू तो कुछ है नहीं, उल्टे का इसे बिकवाने के लिए 2 लाख का ये होगा, तो ये हो गया -2 लाख। ठीक है। -2 लाख और जीरो में हायर कौन, 0, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर फॉर रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा 0। ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट वर्किंग नोट 2 से ले लेते हैं 0, तो फिर आंसर हो जाएगा 0.60 करोड़। तो इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर डी में देखो क्या क्या पूछा है, इफ द वैल्यू इन यूज 0, अगर वैल्यू इन यूज 0 हो जाता है और कॉस्ट ऑफ डिस्पोज इतना हो रहा है, तो फिर 1 और 2 का आंसर क्या होगा। तो 1 में हमें पूछा क्या था, 1 में हमें पूछा था कि कैरिंग अमाउंट क्या होगा, और 2 में हमें पूछा था कि कितना अमाउंट राइट ऑफ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो जाएगा इस केस में आफ्टर इम्पेयरमेंट, देखो 0.60 था और इम्पेयरमेंट लॉस भी 0.60 है, तो फिर 0 हो जाएगा। और बी में हो जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस 0.60 करोड़। ठीक है। तो बन गया ये वाला। ठीक है। तो इसमें देखो आसान है, ये सब जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है ना, ये काफी आसान होता है मेरे हिसाब से, जो कि हमें केस स्टडी वाला डायरेक्ट जो क्वेश्चन देता है जिसमें बहुत कुछ हमें लिखना पड़ता है, उससे तो ये सब आसान होता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, हम एक बार फिर से बता देते हैं। देखो हम लोग को बोला था कि 15 ईयर्स एक एसेट का लाइफ है, और अप टू 31 मार्च 2001 तक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 4.15, उसके बाद डिप्रिसिएशन एज्यूम किया गया है, एस्टिमेटेड है कि 25 लाख का होगा। हमें कैरिंग अमाउंट निकालने बोला, नेट सेलिंग प्राइस में कुछ चेंजेस बोला है 2001 और 2002 में। 2001 का जो वैल्यू है उससे 20% कम हो जाएगा 2002 में नेट सेलिंग प्राइस का, और वैल्यू इन यूज का जो है वो 30% से कम हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला है कि एज्यूमिंग अदर कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इम्पेयरमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेटिस्फाइड व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट। सीधा बात है, मुझे कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए बोला है यहाँ पर। ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ का बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो 5 करोड़ एसेट का वैल्यू है, डिप्रिसिएशन लग चुका है टोटल 4.15 करोड़ अप टू 31 मार्च 2001 तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का बस डिप्रिसिएशन ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा, वो भी दिया हुआ है 25 लाख करके हम लोगों ने निकाल लिया 0.60 करोड़ कैरिंग अमाउंट। पहला आंसर हो गया। फिर दूसरा पूछा है हाउ मच विल बी द अमाउंट रिटर्न ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड, मतलब इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट से रिकवरेबल अमाउंट को लेस करके। ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। तो नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज इस पीरियड में दोनों ही हमें क्वेश्चन में गिवन है, लैंग्वेज में बस उसका कैलकुलेशन करके हम लोगों ने निकाल लिया। 24 और 24.5 में हायर 24.5, तो उससे आंसर आ गया 0.355 करोड़। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट
3 में आते हैं, इफ द प्लांट हैड बीन रिवैल्यूड 10 years एगो, अगर 10 साल पहले रिवैल्यूड होता और रिवैल्यूएशन रिजर्व में 12 लाख रहता तो फिर मेरा आंसर क्या होता? तो अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में 12 लाख रहता तो जो भी इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है मेरा 0.60, ठीक है, 0.355, तो पहले मुझे क्या करना पड़ता? जो मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट है जो कि है 12 लाख, ठीक है, तो पहले 12 लाख को मुझे एडजस्ट करना पड़ता। ये रहा सी नंबर पर, ठीक है। तो पहले मुझे 12 लाख को, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट अमाउंट एडजस्ट अगेंस्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व और बाकी बचा हुआ जो है वो फिर पीएल में ट्रांसफर हो जाता। तो 0.355 माइनस 0.12 करके आंसर आ गया, ठीक है। तो इस केस में मुझे ये भी बताना है ऐसे करने के बाद कि फिर 1 और 2 का आंसर क्या होगा। 1 और 2 का मतलब कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, तो वो भी बता देना चाहिए। तो कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा, जैसे यहाँ पर बताया ना कि फिर कैरिंग अमाउंट कितना होगा। तो कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, तो कैरिंग अमाउंट तो उतना ही रहेगा, क्योंकि देखो मुझे क्या करना है, कैरिंग मेरा तो यहाँ पर बस इम्पेयरमेंट लॉस पूरा पीएल में नहीं जाके कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, कुछ पीएल में जाएगा, तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना रह जाएगा? 0.65 से इम्पेयरमेंट लॉस 0.355 लेस करने के बाद मतलब 24.5 ही रहेगा इसमें आंसर। 24.5 लाख या फिर 0.245 करोड़, ठीक है। और इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा? इम्पेयरमेंट लॉस मेरा यही रहेगा 0.235, सॉरी 0.235 नहीं, जितना राइट ऑफ हुआ है टोटल 0.355, ठीक है। और फिर हमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे रखा है कि अगर मेरा 2 लाख कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है तो 1 और 2 का आंसर क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल अगर मेरा 2 लाख है तो उस केस में मेरा रिकवरेबल अमाउंट 0 आ रहा है और कैरिंग अमाउंट तो इतना है 0.60, तो इम्पेयरमेंट लॉस इतना हो गया। तो उसके हिसाब से मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट और इम्पेयरमेंट लॉस इतना हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे लिखा है। देखो यहाँ पर बोल रहा है एज पर एज 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट इफ द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अगर कैरिंग से कम है देन कैरिंग अमाउंट द एसेट शुड बी रिड्यूस टू द रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट तक एसेट का वैल्यू को रिड्यूस करके लाया जाता है, वही इम्पेयरमेंट होता है, एंड दैट रिडक्शन इज एन इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ ने रिवैल्यूएशन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोल रहा है नॉर्मली इम्पेयरमेंट लॉस को रिवैल्यूड एसेट पे अगर इम्पेयरमेंट लॉस बुक होता है तो हम लोग उसे पीएल में चार्ज करते हैं उस लॉस को। लेकिन अगर इम्पेयरमेंट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली अगेंस्ट एनी रिवैल्यूएशन सरप्लस, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस कुछ है तो उस पे हम लोग जो है रिकॉग्नाइज करेंगे फॉर द एसेट टू द एक्सटेंट दैट द इम्पेयरमेंट लॉस डज नॉट एक्सीड्स द अमाउंट हेल्ड। तो इम्पेयरमेंट लॉस उतना ही हम लोग राइट ऑफ कर सकेंगे जितना उसमें अवेलेबल है, बाकी हमें पीएल में चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। ये बोल के फिर इन द गिवन केस रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ द एसेट एंड नेट सेलिंग प्राइस 24.5 लाख अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन एज 28। तो पहले बार देखो इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है मेरा 24.5 लाख, ये रहा, ठीक है। 24.5 लाख ये मेरा क्या आ गया, रिकवरेबल अमाउंट, और ये इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा मेरा, अच्छा यहाँ 0.355 आना चाहिए, यहाँ लिखा क्या है पढ़ लेते हैं। इन द गिवन केस रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ द एसेट नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज विल बी 24.5 लाख एज ऑन 31 मार्च 2002 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। अच्छा इसको इन्होंने क्या बोल दिया है, रिकवरेबल अमाउंट 24.5 लाख। रिकवरेबल अमाउंट 24.5 लाख ये बोला है, ठीक है। चलो हम लोगों ने भी वही निकाला है। फिर कैरिंग अमाउंट जो है, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट कितना हो जाएगा, इतना 24.5, ठीक है। कैरिंग अमाउंट हम लोग का कितना हो जाएगा 24.5, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करने के बाद, इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज होने के बाद जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे एसेट के कैरिंग अमाउंट को इम्पेयरमेंट लॉस तक रिड्यूस करके लेके आना होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, ये देखो सीधा बात है कि मेरा ये एसेट का अब से कैरिंग अमाउंट हो जाएगा ये इम्पेयरमेंट लॉस लेस करने के बाद इतना हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो इससे ये लेस करके बोल सकते हैं, या रिकवरेबल अमाउंट ही जो है अब हम लोग का कैरिंग अमाउंट हो जाएगा आफ्टर रिड्यूसिंग या फिर आफ्टर राइट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। फिर बोल रहा है ये .1, ये चारों क्वेश्चन का आई थिंक आंसर दे दिया एक के बाद एक। पहला दिया है कैरिंग अमाउंट जो है 24.50 लाख हो जाएगा,
ये रहा 24.50। फिर जो है अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ 35.5 लाख, जो कि मैंने 0.355 किया है। अच्छा, 10 साल पहले अगर रिवैल्यूड होता तो 12 जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व से जाता, बाकी पीएल में चार्ज होता 23.5। तो मैंने वही लिखा है 12 और 23.5। मैंने यहाँ पर करोड़ में लिखा है, इन्होंने लाख में लिखा है, ठीक है, बाकी सेम आंसर है। अच्छा, वैल्यू इन यूज अगर जीरो है तो फिर हम लोग का यहाँ पर राइट ऑफ होने के बाद, ठीक है, एंटायर बुक वैल्यू ऑफ द रिटर्न, ये देखो 60 लाख हो जाएगा कैरिंग अमाउंट। ये देखो यहाँ पर रिवाइज कैरिंग अमाउंट जीरो हो जाएगा और इम्पेयरमेंट लॉस 0.60 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस नील, और ये हो जाएगा 2। ये देखो ये 0 और ये 2, तो हायर वैल्यू हो गया 0, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ ए एंड बी, तो 0 आ जाएगा। कैरिंग अमाउंट जो है वो मेरा कितना है, वो भी मेरा 0 आ रहा है कैरिंग अमाउंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने एसेट के वैल्यू को जो है कम कर देते हैं इम्पेयरमेंट लॉस जितना है उतने से, क्योंकि मेरा कैरिंग रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है 0.60 और मेरा लॉस भी बुक हो रहा है 0.60 इम्पेयरमेंट लॉस, तो फिर मेरा रिवाइज्ड बुक वैल्यू नील आ जाएगा, वही बोला है, ठीक है। एंटायर बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट विल बी रिटर्न ऑफ एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये क्या करके दिखाया है? अच्छा, वो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट सेलिंग प्राइस का जो रिडक्शन है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे करके दिखाए, ऐसा भी करके देख सकते हो, मतलब ऐसा भी कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। 11 हो गया, 10 हो गया, 9 बाकी है, 7 8 ये कर सकते हैं। 7। An asset does not meet the requirement of environment laws which have been recently enacted, the asset has to be destroyed as per the law। तो कोई लॉ आ गया है नया जिसके वजह से हमारा एसेट और हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। द एसेट इज कैरिड इन द बैलेंस शीट एज एट ईयर एंड डेट 6 लाख, तो इसका मतलब ये कैरिंग अमाउंट हो गया इसका 6 लाख। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एसेट 70,000। हाउ इज द एसेट टू बी अकाउंटेड फॉर, ठीक है, किस तरीके का एसेट का ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं। कैरिंग अमाउंट है 6 लाख, ठीक है। एसेट शुड बी डिस्ट्रॉयड एट कॉस्ट ऑफ 70,000, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है एसेट का फिर कैसे करके कैलकुलेशन हमें करना चाहिए, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट हमें दिया हुआ है, रिकवरेबल अमाउंट हम लोग निकालेंगे। रिकवरेबल अमाउंट कैसे होगा? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, और नेट सेलिंग प्राइस। तो नेट सेलिंग प्राइस तो से बेच के तो कुछ आएगा ऐसा तो हमें बोला नहीं है, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल रखा है 70,000, तो नेगेटिव में आ जाएगा 70,000। वैल्यू इन यूज कुछ नहीं दिया हुआ है तो जीरो, जीरो और 70,000 में हायर हो जाता है, नेगेटिव 70,000 में जीरो हायर हो जाता है, तो रिकवरेबल अमाउंट जीरो। तो फिर इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस 6 लाख, ठीक है। अब अगर मुझे कोई पूछे कि रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना है, 6 लाख माइनस
6 लाख। क्योंकि अब ऐसे होने के बाद मुझे इम्पेयरमेंट लॉस जितना होता है उतने से एसेट के वैल्यू को रिड्यूस करना चाहिए। तो एसेट का वैल्यू अभी कितना चल रहा है, 6 लाख, और रिड्यूस भी कितने से होगा, 6 लाख से होगा। तो 6 लाख माइनस 6 लाख यहाँ पर हो जाएगा 0। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गया मेरा 0। तो ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब देख लो इन्होंने क्या लिखा है। ये देखो काफी कुछ लिख रखा है। एज पर AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इम्पेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो इम्पेयरमेंट लॉस तब होता है अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट, वेयर रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ एन एसेट और नेट सेलिंग प्राइस एंड द वैल्यू इन इट्स यूज। तो रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकाला जाता है, हायर ऑफ एन एसेट्स नेट सेलिंग प्राइस, मतलब इन नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। तो अब बोल रहा है इन द गिवन केस, पहले तो ये रूल्स बता दिया, फिर बोल रहा है इस केस में रिकवरेबल अमाउंट विल बी 0, ठीक है, हायर ऑफ द वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस -70,000। ये देखो वैल्यू इन यूज 0, -70,000, हायर हो गया मेरा 0। दस इम्पेयरमेंट लॉस विल बी कैलकुलेटेड एज 6 लाख माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो 6 लाख से रिकवरेबल अमाउंट लेस करके हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे। देयर फॉर एसेट इज टू बी, अब इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ जा रहा है मेरा 0, ठीक है, सॉरी 6 लाख आ रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस मेरा 6 लाख आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही बोला है देखो कि दस इम्पेयरमेंट लॉस विल बी कैलकुलेटेड एज 6 लाख, कैसे, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, जो कि 6 लाख है कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल नील है, तो 6 लाख आ गया। देयर फॉर एसेट इज टू बी फुल्ली इम्पेयर्ड, पूरा इम्पेयर्ड हो चुका है क्योंकि उसका जितना कॉस्ट है पूरा इम्पेयर्ड हो चुका है। एंड इम्पेयरमेंट लॉस 6 लाख हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑफ PL। और ये हमारा जो लॉस है, ये इम्पेयरमेंट लॉस, ये हमें PL में चार्ज कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एसेट का कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐसा तो हमें बोला नहीं है, तो फिर हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है उसके हिसाब से बोल सकते थे। तो कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसे PL में चार्ज कर देंगे। फर्दर एज पर पैरा 60 ऑफ AS 28, व्हेन द अमाउंट एस्टिमेटेड फॉर एन इम्पेयरमेंट लॉस इज हायर देन द कैरिंग अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस अगर ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से of asset to which it related, an enterprise should recognize the liability if and only if that is required by another accounting standard. Hence the entity should recognize liability of the cost of disposal 70,000। बताते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में बोला था, अलग से लिखवाया था, क्या कभी हमारा ये लॉस जो है नेगेटिव जा सकता है कि नहीं। तो मैंने बोला था कि नेगेटिव नहीं जा सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, जाने को जा सकता है लेकिन हमें नेगेटिव करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है when the amount estimated for an impairment loss is greater than the carrying amount, ठीक है, अगर impairment loss का जो अमाउंट है वो कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं इम्पेयरमेंट लॉस का वैल्यू अगर कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, मतलब कैसे दिखाएं, इम्पेयरमेंट लॉस मान लो यहाँ पर 100 है कैरिंग अमाउंट, ठीक है, और रिकवरेबल अमाउंट है, ये तभी हो सकता है अगर ये रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हुआ, ठीक है। तो फिर मेरा ये 20 आ गया जो कि इम्पेयरमेंट गेन होगा, जैसे मैंने बोला था इम्पेयरमेंट गेन नहीं हो सकता है, तो ये तभी हो सकता है अगर इम्पेयरमेंट गेन हो, जबकि इम्पेयरमेंट गेन बोल के कोई चीज नहीं है, क्योंकि अमाउंट एस्टिमेटेड फॉर एन इम्पेयरमेंट लॉस इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट टू विच इट्स रिलेट, एंड एंटरप्राइज शुड रिकॉग्नाइज ए लाइबिलिटी if and only if that is required by another accounting standard. Hence the entity should recognize liability for cost of disposal 70,000 as per AS 10। मतलब ये कब होगा पता है, जैसे कि यहाँ पर वो एग्जाम्पल से बेटर ये होगा कि देखो हमारे यहाँ पर जो 70,000 है, ये 0 और -70,000 में हम लोगों ने 0 लिया है, लेकिन अगर हम लोग ये नेट सेलिंग प्राइस जो हम लोग का 70,000 आ रहा है, ये हमें क्या करना है, देखो यहाँ दिखाते हैं, मैंने जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया था, ये वाला देखो, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पेयरमेंट गेन आ गया। अब यहाँ लिखा था, कहाँ दिखाया था मैंने, रुको एक सेकंड, हम दिखाते हैं जहां पर ये मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा AS 29 के अकॉर्डिंग, दिखाते हैं, वो वाला एग्जाम्पल दिखाने से समझ जाओगे।
ये देखो, समटाइम दिस 10 - 10 करोड़ इज टू बी बुक्ड एज लाइबिलिटी, तो ये जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है ये हमें एज ए लाइबिलिटी बुक करना होगा। देखो, सेलिंग प्राइस अगर मेरा जीरो हुआ तब ऐसा होगा कि मेरा यहाँ पर ये जो सिचुएशन है तब क्रिएट हो सकता है अगर मेरा सेलिंग प्राइस जीरो है। देखो ये जो बोल रहा है ये वाला पॉइंट, ये देखो, सेलिंग प्राइस अगर जीरो है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 10 करोड़ है, तो फिर मेरा नेट सेलिंग प्राइस कितना आ जा रहा है, नेगेटिव में 10 करोड़ आ रहा है नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये 10 करोड़ जो आ रहा है, क्योंकि मेरा नेगेटिव है, क्योंकि रिकवरी तो कुछ हो नहीं रहा है, ऊपर से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मुझे 10 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा, तो फिर इसे मुझे लाइबिलिटी बुक करना चाहिए इस 29 के अकॉर्डिंग। तो यही बोल रखा है यहाँ पर, required by another accounting standard। ये देखो, hence the entity should recognize liability for cost of disposal as per AS 10 and 29, AS 10 और 29 के अकॉर्डिंग, तो 29 के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी बुक होगा। ठीक है, बाकी ये जो पॉइंट बोल रहा है कि when the amount estimated for an impairment loss is higher than the carrying amount, carrying amount से अगर impairment loss ज्यादा हुआ, ठीक है, तो हम ऐसा एक एग्जांपल बनाते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ मान लो मेरा 50 और कैरिंग अमाउंट है मान लो 20। अच्छा, अब ये 50 कब आ सकता है, तो रिकवरेबल अमाउंट मेरा कितना होना चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट, तो ये माइनस करने से मेरा यहाँ पर ऐसा कुछ अमाउंट होना चाहिए ताकि कैरिंग अमाउंट जो है, इम्पेयरमेंट लॉस इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। ये कब पॉसिबल है, अगर नेगेटिव में ले तो फिर ये माइनस में आंसर आ सकता है 50, वो पॉसिबल है फिर भी। अगर इसको हम 70 करते हैं, नेगेटिव में 70 करते हैं, तब ये इम्पेयरमेंट लॉस मेरा नेगेटिव में 50 आ सकता है। और ये तब हम लोगों का तो फिर ये कैरिंग अमाउंट जो है, इम्पेयरमेंट लॉस इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, तो वाई नहीं, ये 20 और ये -50 हो गया, टू विच इट रिलेट्स एन एंटरप्राइज शुड रिकॉग्नाइज ए लाइबिलिटी। अच्छा, ये एग्जाम्पल कैसे क्रिएट होगा फिर, देखते हैं यहाँ पर क्या और बोल रखा है। यहाँ पर बोल रखा है कि नेट सेलिंग प्राइस इज द अमाउंट ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट एंड आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। मतलब वो एज 10 में बोला हुआ था ना कि विलिंग पार्टीज वगैरह होना चाहिए, तब जाके हम लोग जो है एक रिलायबल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने में वो सेल परचेस हो रहा है। इन द गिवन केस नेट सेलिंग प्राइस जीरो और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ये हो गया। वैल्यू इन यूज is the present value of estimated future cash flow expected to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of the value in use। in the given case value in use is zero, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो वैल्यू इन यूज जीरो माना है, तो हम लोगों ने भी जीरो मान के ही किया है। और ये पॉइंट भी समझ में आता है कि अगर मेरा कोई भी लाइबिलिटी, मतलब इस तरीके का कोई खर्चा हो रहा है कि एसेट बेच के तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ऊपर से मेरा लॉस हो रहा है, उस एसेट को बिकवाने के लिए खर्चा हो रहा है, तो उस खर्चे को मुझे लाइबिलिटी की तरह ट्रीट कर देना है। तो तुम लोग इतना बोलोगे तो काफी है, जो मैंने बोला है कि अगर हम लोग का इस तरीके का कोई भी खर्चा होता है तो हम लोग उसे लाइबिलिटी की तरह बुक करेंगे, तो एस 29 के हिसाब से 70,000 मेरा लाइबिलिटी बुक होगा। और ये वाला जो है, ये एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करके क्रिएट होगा। ठीक है, ये जो बोला है ना कि अमाउंट एस्टिमेटेड जब ऐसा होता है, तो इसके साथ उसको रिलेट किया है। ठीक है, देख लेंगे उसको कैसे करके एक एग्जाम्पल क्रिएट करके हम लोग देख सकते हैं ऐसा सिचुएशन। बाकी ये तो देखो यहाँ पर क्लियर था पॉइंट, वैसा कुछ था नहीं। ठीक है, वो पॉइंट हम देख रहे थे तो थोड़ा टाइम लगा सोचने के लिए। बाकी यहाँ पर तो क्वेश्चन हम लोग का कब का ही सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन में वैसा कुछ है नहीं कि हम लोग अगर एसेट को डिस्ट्रॉय करवाते हैं, करवाना पड़ेगा बिकवाने के लिए, तो 70,000 का खर्चा होगा, रिकवरेबल कुछ भी नहीं है, तो फिर मेरा जो सेलिंग प्राइस है, नेट सेलिंग प्राइस, वो -70,000 आ गया और वैल्यू इन यूज जीरो, तो दोनों में जो हायर है वही मेरा रिकवरेबल अमाउंट, तो जीरो हो गया मेरा रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो 6 लाख आ रहा है, तो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस और कैरिंग अमाउंट जो है बराबर हो गया, तो अब मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, एसेट फुल्ली इम्पेयर्ड होके जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया है। और बाकी ये चीज यहां तक वही बोला है कि पूरा जीरो आ जाएगा। फिर ये जो है कि एंटिटी को 70,000 को लाइबिलिटी बोल के ट्रीट करना पड़ेगा, तो ये लास्ट पॉइंट हमें बता देना है। अच्छा, इसके बाद 7, अब हम लोग 8th नंबर वाला देखते हैं। देखो, अच्छा ये भी लिख दो।
इस 70,000 को लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करना है। एज पर एज 10 एंड 29। और ये जो है ये पूरा पूरा पीएल में चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो, बोल रहा है कि वेनस लिमिटेड हैज ए फिक्स्ड एसेट which is carried in the balance sheet on 31st March 2001 at 500 lakh at that date the value in use 400 lakh and net selling price 375 lakh। बैलेंस शीट में इसका वैल्यू दिख रहा है 500 लाख कैरिंग अमाउंट। इसका मतलब वैल्यू इन यूज 400 लाख एंड नेट सेलिंग प्राइस 375 लाख। इम्पेयरमेंट लॉस बोला है तो ये तो अभी निकल जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालेंगे? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, ये दोनों का डिफरेंस। तो 31st March 2001 कैरिंग अमाउंट 500 लाख, रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा ये दोनों में जो हायर होता है वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, तो हायर है 400 लाख। ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट भी हो जाएगा 400 लाख। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया, ये हो गया इम्पेयरमेंट लॉस। सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने के लिए बोला था, तो ये हो गया मेरा इम्पेयरमेंट लॉस। नेक्स्ट बोला है जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। इस इम्पेयरमेंट लॉस को एडजस्ट करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? ठीक है, अच्छा यहाँ पर सो हाउ इम्पेयरमेंट लॉस विल बी शोन इन बैलेंस शीट। अच्छा ये बोला है, तो फिक्स्ड एसेट विच कैरिड इन बैलेंस शीट वैल्यू एज एट दैट डेट वैल्यू इन यूज 400 लाख नेट सेलिंग प्राइस, ये बोल रखा है। ठीक है, तो ये एसेट मेरा कैसे कैलकुलेट होगा? देखो ये मेरा जो है कॉस्ट मॉडल पे है कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे, क्योंकि रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ बोला नहीं तो हम लोग मान के चलते ये कॉस्ट मॉडल है, तो इम्पेयरमेंट लॉस जो भी होगा वो मेरे पीएल में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट। देखो अगर कॉस्ट मॉडल में होता है तो क्या करना पड़ता है? इम्पेयरमेंट लॉस टू पीपीई ऐसे बोला है। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस टू पीपीई होना चाहिए। टू 100 लाख। ठीक है, ये हो सकता है। और बोल रहा है सो हाउ इम्पेयरमेंट लॉस विल बी सोन एट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग इसे कैसे दिखा सकते हैं? अच्छा,
एसेट लेस डेप्रिशिएशन, तो एसेट का कॉस्ट कितना है? तो एसेट का कॉस्ट है बैलेंस शीट डेट पे 500 लाख, तो ये 500 लाख कैरिंग अमाउंट है, तो इसका मतलब डेप्रिशिएशन होने के बाद ये वाला है, लेस हो जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस, जो कि है 100 लाख। तो एसेट का वैल्यू कम होके आफ्टर इम्पेयरमेंट 400 लाख होना चाहिए, तो ये हो जाएगा मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट होने के बाद रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ये हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या किया है इन्होंने। देखो, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ द वैल्यू 400 लाख एंड नेट सेलिंग प्राइस तो 400, तो ये 100 लाख हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया जो कि हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है, यहाँ देख लो 100 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि क्या ट्रीटमेंट होगा, तो ट्रीटमेंट बोला है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं ना, वैसे प्रोविजन क्रिएट करके भी किया जाता है। तो यहाँ पर देखो फिर ओवरऑल क्या हो जाएगा, PL2, मतलब देखो हम बताते हैं ये क्या चीज हुआ है। जैसे हम लोग डेटर का जब प्रोविजन क्रिएट करके क्वेश्चन रहता है कि हम लोग डेटर के लिए प्रोविजन क्रिएट करके रखे थे बैड डेप्ट के लिए, तो अगर सच में बैड डेप्ट होता है तो हम लोग प्रोविजन अकाउंट का यूज करते हैं, याद करो फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है। अगर मैंने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करके रखा है, मेरा बैड डेप्ट हुआ है, तो हम उस बैड डेप्ट को राइट ऑफ करते प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट से, और अगर हम मैंने क्रिएट करके नहीं रखा है तो PL से डायरेक्टली जो है चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर ये मान रहे हैं कि हम लोगों ने प्रोविजन बना के रखा था इम्पेयरमेंट लॉस के लिए, तो फिर अगर सच में इम्पेयरमेंट का लॉस हो रहा है तो उसका एडजस्टमेंट हम लोग वहीं से करेंगे, ठीक है। या फिर अगर नहीं कर रखा है तो डायरेक्ट PL से करेंगे, तो ये भी हो सकता है, और इन्होंने जो बोला है वो भी हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग ये मान के करते हैं कि हम लोग प्रोविजन क्रिएट करके रखे हैं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा इस, तो फिर ऐसे लिख सकते हो जैसे इन्होंने किया है, टू प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस 100 लाख being the entry for accounting impairment loss, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग का PL अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस बीइंग द एंट्री टू ट्रांसफर इम्पेयरमेंट लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस को फिर PL में चार्ज कर दिया। अगर हम लोग पहले से प्रोविजन, तो देखो ना, इम्पेयरमेंट लॉस कैंसिल आउट होके बच क्या रहा है, PL टू प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। जैसे हम लोग डेटर के केस में करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग प्रोविजंस अकाउंट का यूज करते हैं, तो फिर प्रोविजन अकाउंट जो है वहां से चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। और अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो फिर बैड डेट टू डेटर करते हैं। ये देखो, बैड डेट टू डेटर, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट का मतलब तो PL डेबिट ही हुआ ना, तो बैड डेट टू डेटर, ठीक है। अगर हमारा कुछ प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू क्या हो जाता है, तब टू बैड डेट होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी वही केस है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट किया 100 लाख का, फिर उसका यूज किया PL डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस बोल के। ये देखो यहाँ पर वही किया है, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस बीइंग द एंट्री फॉर अकाउंटिंग इम्पेयरमेंट लॉस, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस। तो अब PL डेबिट करना है और इम्पेयरमेंट लॉस को वहां पर चार्ज कर देना है, ठीक है।
तो 100 लाख का प्रोविजन बुक करके इन्होंने किया है। और ये देखो, ये तो जैसा किया है वैसा मैंने भी किया है कि फिक्स्ड एसेट जो है उस पे से इम्पेयरमेंट लॉस लेस करके जो बच रहा है वही मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है। पूछा था कि रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या क्वेश्चन बच रहा है इसके बाद? 11 कंप्लीट है, 10 भी कंप्लीट है, 9 बाकी है। ये एक्चुअली सीजीयू का है, तो सीजीयू बताने से कर पाओगे। 8 7 हो गया है, 6 भी सीजीयू का है, बस दो सीजीयू का क्वेश्चन है और एमसीक्यू है। तो पहले सीजीयू क्या होता है वो देखना पड़ेगा। तो देखो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, व्हेन टू कंडक्ट इम्पेयरमेंट टेस्ट। कब हमें इम्पेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए? कंडक्ट impairment test whenever there is a indication of impairment। तो ये हमें थियोरेटिकली पता होना चाहिए कि कब हमें इम्पेयरमेंट कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो जब हमें इंडिकेशन मिलता है, तो इंडिकेशन कैसे मिलता है? एक्सटर्नल सोर्सेस से और इंटरनल सोर्सेस से। तो एक्सटर्नल सोर्सेस मतलब यहाँ पर हो जाएगा एसेट मार्केट वैल्यू हैज डिक्लाइंड। ठीक है, अगर एसेट का मार्केट वैल्यू कम होते जा रहा है, ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका रिकवरेबल अमाउंट चेक करना चाहिए। अगर हम उसका रिकवरेबल अमाउंट चेक करेंगे तो फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का डिफरेंस ही तो इम्पेयरमेंट लॉस या इम्पेयरमेंट टेस्ट से आने वाला जो भी आंसर है वो दिखाता है। ठीक है, तो एसेट का वैल्यू अगर मार्केट में डिक्लाइन हो रहा है तो हमें देखना चाहिए कि इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है कि नहीं हमारे एसेट का। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, कॉमा, market condition which has adverse सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, अगर हमारे पास जो एसेट है उसका टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फिर उसका भी मार्केट वैल्यू में गिरावट आएगा। मार्केट कंडीशन विच इज एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटिटी, मतलब मार्केट में ऐसा कुछ कंडीशन चल रहा है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है, तो फिर उसके वैल्यूज, एसेट के वैल्यूज उसके वैसे भी गिरेंगे। तो एसेट का वैल्यू अगर कम होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है, तो फिर इंडिकेशन है कि हमें इम्पेयरमेंट चेक करना चाहिए। थर्ड हो जाएगा मार्केट interest rate have increased due to which present value of value in use might reduce। अच्छा, ये क्या बोला है देखो, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो उसके वजह से मेरा प्रेजेंट वैल्यू जो है, वैल्यू इन यूज का, वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? ये देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि कैश फ्लो है 100, ठीक है,
प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10%, ठीक है, और अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर हो रहा है 12%। तो जैसे हम एक ही साल का निकाल के दिखा रहे हैं, जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100, ठीक है, ये कैश फ्लो जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। मान लेते हैं ये एक साल बाद मिलने वाला है, ठीक है। तो एक साल बाद तो 10% का जो फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 1.1, मतलब 1/1 इसका मतलब होता है कि 1 रुपया 10 पैसे का आज का वैल्यू है 1 रुपया, ठीक है। तो फिर 100 का आज का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 × 0.909, ठीक है। तो फिर ये इंटू 100 करने से पता चलेगा कितना हो रहा है, तो इंटू 100 कर दिया तो ये आ गया 90.91, 909, तो 91 हो गया। और अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर मेरा 12 है तो फिर मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपए का वो कितना हो जाएगा, 1.12, 1/1.12। 89.29, ठीक है, ये आ रहा है। तो देखो, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर कम होने से प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर जैसे बढ़ जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू भी मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मार्केट इंटरेस्ट रेट हैव इंक्रीज ड्यू टू विच, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो समझ लो कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मेरा रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू रिड्यूस हो रहा है वो मैंने प्रूफ करके दिखाया। रिड्यूस होने से प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग रिकवरेबल अमाउंट चेक करेंगे, ठीक है, तो मुझे क्या लेना होता है, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग का वैल्यू इन यूज था, सपोज करो कि कितना माने, वैल्यू इन यूज मान लेते हैं हम लोग का है 70, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू है 90.91, तो विच एवर इज हायर, तो मुझे 90.91 लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होगा कि मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आ सकता है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का डिफरेंस से ही तो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आता है। तो अगर मेरा इम्पेयरमेंट लॉस का वैल्यू में चेंजेस, जैसे देखो लॉस कितना बुक होगा, अगर मेरा 90.91 यहाँ पर लिया और मान लो वैल्यू इन यूज 70 और प्रेजेंट वैल्यू हम लोग 89.29 ले रहे हैं, तो इसके जगह 89.29 हो जाएगा। तो उस केस में मेरा इम्पेयरमेंट लॉस जो है मतलब उतना नहीं होगा। देखो प्रेजेंट वैल्यू जितना मेरा कम होगा, क्योंकि यहाँ मान लो 100 है, 100 से ये माइनस करोगे और 100 से ये माइनस करोगे, दो अलग आंसर आएगा ना। तो जो भी है, तो देखो हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमें इम्पेयरमेंट करना चाहिए, तो बोल रहा है हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है, अगर हमारा मार्केट रेट इंटरेस्ट का चेंज हो रहा है। तो क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है, ठीक है, ये रह जाने से बेटर है, ये एग्जाम्पल रहने दो। क्योंकि हम लोग का इम्पेयरमेंट जो है, रिकवरेबल अमाउंट जो है वो निकालने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू इन यूज निकालना पड़ता है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो डिस्काउंटिंग फैक्टर का जरूरत होता है, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो फिर मेरा इम्पेयरमेंट चेक, मुझे इम्पेयरमेंट लॉस का चेक करना चाहिए, क्योंकि इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कितना मेरा इम्पेयरमेंट लॉसेस में चेंजेस हो रहा है ड्यू टू दिस पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। फिर इंटरनल सोर्सेस से भी पता चलता है कि मुझे इम्पेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए। पहला है फिजिकल डैमेज टू एसेट,
अब देखो इंटरनल से कैसे पता चलेगा कि मुझे इम्पेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए। बोल रहा है कि फिजिकल डैमेज टू द एसेट, अगर एसेट का फिजिकल डैमेज हुआ है तो उसका वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट कुछ और होगा ड्यू टू फिजिकल डैमेज, ठीक है। फिर बोल रहा है एसेट हैज बिकम आइडल और देयर इज अ प्लान टू या तो एसेट वो आइडल हो चुका, मतलब उसका और कोई काम नहीं है, ठीक है, या फिर हम लोग उसे डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो भी मुझे इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी मेरा कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। जब डिफरेंस आता है तभी तो इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट लॉस बुक होता है, तो तब भी मुझे करना चाहिए, क्योंकि अगर एसेट फिजिकली डैमेज हुआ है या फिर एसेट डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस हो सकता है। फिर बोल रहा है परफॉर्मेंस ऑफ एसेट इज वर्स देन एक्सपेक्टेड, जैसा सोचा था उससे एसेट का परफॉर्मेंस काफी खराब है, तो फिर इसका मतलब उसका रिकवरेबल अमाउंट कुछ और हो जाएगा, बिकॉज वैल्यू इन यूज और जो हम लोग का नेट सेलिंग प्राइस है उसमें जो डिफरेंस आएगा, मतलब क्योंकि देखो अगर कोई एसेट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू इन यूज भी अलग, मतलब जैसा सोचा था वैसा नहीं होगा, रिकवरेबल अमाउंट भी जैसा सोचा था वैसा फिर नहीं आएगा, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट होता है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। तो इसमें भी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग का इम्पेयरमेंट टेस्ट हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि इम्पेयरमेंट होने का चांसेस है। अगर एसेट परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तो उसका वैल्यू में गिरावट आने का चांसेस है। एसेट अगर बेकार हो गया, डिस्पोज ऑफ करने के जैसे कंडीशन में आ गया है तो भी इम्पेयरमेंट हो जाएगा। और एसेट अगर फिजिकली डैमेज हुआ है तो भी इम्पेयरमेंट होगा, ठीक है। तो ये सारे वजह जो एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेस है उससे हमें पता चलता है कि हमें इम्पेयरमेंट बुक करना चाहिए, ठीक है। और एक्सटर्नल जो सोर्सेस है उसमें से हम लोगों ने देखा कि मार्केट में अगर हमारे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है या हम लोग जो एसेट यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए, सॉरी हाँ, टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए कि उसका जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास जो एसेट है और जो मार्केट में चल रहा है उसमें डिफरेंस आ गया है तो भी इम्पेयरमेंट हो जाएगा, लॉस होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि पुराने मॉडल का हो गया ना एसेट। और यहाँ पर या फिर इसका इम्पैक्ट जो है एंटिटी पे नेगेटिवली आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए बोला है। और मार्केट में इंटरेस्ट रेट ये वाला, अगर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ रहा है तो भी हम लोग का क्या होगा, इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट कब कब करना चाहिए वो दिया हुआ है, तो ये थियोरेटिकली कभी कभार हमें पूछ सकता है। अच्छा, अब एक पॉइंट सिर्फ लिखवा देते हैं, सीजीयू का। कैश जेनरेटिंग यूनिट, सीजीयू, ठीक है। कैश जनरेटिंग यूनिट कब बनाया जाता है, कैश जनरेटिंग यूनिट तब बनाया जाता है कि जब हम लोग का कोई भी एक एसेट इंडिविजुअली कैश जनरेट नहीं कर सकता है तो उसे हम लोग यूनिट ऑफ एसेट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जो भी सेटअप से अभी हम क्लास ले रहे हैं, जैसे मेरे पास एक पेन है लिखने के लिए, ठीक है, एक पेन बोर्ड है, ठीक है, लैपटॉप है, माइक है, और क्या बोले, लैपटॉप है, माइक है, मान लो कैमरा है, ठीक है, ये सब है। तो ये सब जो भी मैंने अभी इंडिविजुअली एक एक एसेट का नाम लिया, ये कोई भी एसेट इंडिविजुअली मुझे कैश जनरेट करके नहीं दे सकता, मतलब सिर्फ पेन मुझे कैश जनरेट करके नहीं देगा, सिर्फ लैपटॉप रहा तो भी मेरा काम नहीं होगा, सिर्फ नेट कनेक्शन रहा तो भी मेरा काम नहीं होगा, ये सारे चीज मेरे पास एक साथ अवेलेबल होंगे तब जाके कैश जनरेट हो सकता है मेरा, ठीक है। तो जब कोई एक एसेट इंडिविजुअली कैश जनरेट नहीं करके दे सकता है तो हम लोग कैश जनरेटिंग यूनिट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो लिखो टू कंडक्ट, तब इम्पेयरमेंट टेस्ट भी यूनिट के हिसाब से ही करना पड़ता है। तो टू कंडक्ट इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट, इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट
वैल्यू इन यूज, सेकंड समटाइम्स इंडिविजुअल एसेट डू नॉट हैव इंडिविजुअल वैल्यू इन यूज। मतलब देखो, मुझे अगर मेरा एसेट अकेले में जो है कैश जनरेट करने के लिए केपेबल नहीं है, तो फिर उसका वैल्यू इन यूज कैसे निकाल लिएगा? जैसे मान लो मेरा जो माइक है, ठीक है, यहाँ एग्जांपल दे देते हैं, माइक, मेरा माइक जो है इंडिविजुअली कैश जनरेट करने के लिए केपेबल नहीं है, तो फिर उसका वैल्यू इन यूज तो नहीं निकलेगा। वैल्यू इन यूज का मतलब वही तो है ना कि इस एसेट से मुझे फ्यूचर में क्या कैश आउटफ्लो मिलने वाला है, ठीक है, क्या कैश सॉरी कैश इनफ्लो मिलने वाला है। तो समटाइम्स इंडिविजुअल एसेट डू नॉट हैव इंडिविजुअल वैल्यू इन यूज। इंडिविजुअली वैल्यू इन यूज इनका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब ये कैश जनरेट नहीं कर पाएगा, तो इंडिविजुअल वैल्यू इन यूज क्या होगा? क्योंकि जो कैश जनरेट होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं वैल्यू इन यूज, ठीक है। तो यहाँ पर तब हमें कैश जनरेटिंग यूनिट बनाना पड़ता है। और फिर बोल रहे टू कंडक्ट इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज, ठीक है। बोल रहा है टू कंडक्ट इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट। अगर हम लोग किसी इंडिविजुअल एसेट का इम्पेयरमेंट चेक करना चाहते हैं तो मुझे वैल्यू इन यूज का जरूरत है। क्यों? क्योंकि इम्पेयरमेंट चेक करने का मतलब होता है कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट के बीच का डिफरेंस पता करना। और रिकवरेबल अमाउंट को जानने के लिए मुझे पता करना पड़ता है वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर, ठीक है। अब अगर मेरा एसेट मुझे अकेले में कैश जनरेट करके देने में केपेबल नहीं है, तो उसका वैल्यू इन यूज मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर वैल्यू इन यूज ही नहीं होगा तो हम रिकवरेबल अमाउंट तक कैसे पहुंचे? और रिकवरेबल अमाउंट नहीं पता चलेगा तो दोनों का डिफरेंस करके हम इम्पेयरमेंट लॉस तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है, तब हम लोग वैसे सब एसेट्स को जो अकेले में कैश जनरेट नहीं करके दे सकता है उसे हम लोग कैश जनरेटिंग यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है मैंने, देखो कि इम्पेयरमेंट टेस्ट करने के लिए कभी कभी इंडिविजुअल एसेट अपना वैल्यू इन यूज नहीं बता सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल एसेट का वैल्यू इन यूज कभी कभी अकेले में नहीं होता है, लेकिन वो अगर किसी के साथ जुड़ जाए तो वो वैल्यू इन यूज दे सकता है। जैसे यहाँ पर लिखते देयर फॉर इंडिविजुअल एसेट इम्पेयरमेंट टेस्ट माइट नॉट पॉसिबल। तो इंडिविजुअल एसेट का इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा? जब रिकवरेबल अमाउंट ही नहीं निकाल पाएंगे तो फिर टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। इन सच केस वी विल कंडक्ट वी विल कंडक्ट impairment टेस्ट एज सीजीयू, ठीक है। हम लोग फिर कैश जेनरेटिंग यूनिट बना के उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखते हैं सीजीयू क्या है? फिर सीजीयू इज अ ग्रुप ऑफ एसेट दैट generates cash flow together. Example टीचिंग सेटअप, जो मैंने एग्जांपल लिया, लैपटॉप, कैमरा, पेन बोर्ड, माइक, एटसेट्रा। ये सब मान लो कि इंडिविजुअली कैश जनरेट नहीं कर सकता है बट ग्रुप में कैश जनरेट करके दे दे सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ए सिंगल कंपनी कैन हैव मल्टीपल सीजीयू, ठीक है।
एक कंपनी है मान लो ए लिमिटेड, और जिसका मल्टीपल सीजीओ है, मतलब ग्रुप ऑफ या फिर बंच ऑफ एसेट जो इंडिविजुअली कैश जनरेट करने में केपेबल नहीं है बट मिल के कैश जनरेट करने में केपेबल है, वैसा एक से ज्यादा उनका सीजीओ हो सकता है, जैसे सीजीओ 1 सीजीओ 2 इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया सीजीओ क्या होता है, वहां तक मैंने बता दिया। अब इसके आगे हमें पढ़ना ये पड़ेगा कि सीजीओ क्यों हो रहा है, वो तो हम लोगों ने समझ लिया, बट इसका फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट कैसे करें, क्योंकि अकेले इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं हो सकता था, तो हम लोगों ने ग्रुप ऑफ एसेट बना दिया। क्या ग्रुप ऑफ एसेट बनाने के बाद हम लोग इसका इम्पेयरमेंट टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ग्रुप ऑफ एसेट बनाने के बाद हम लोग इसका इम्पेयरमेंट टेस्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर ग्रुप ऑफ एसेट होता है तो उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट कैसे होता है। बाकी यहाँ तक देखो हम लोग का कंप्लीट हो गया है, बस ये ग्रुप ऑफ एसेट का इम्पेयरमेंट टेस्ट हमें समझ लेना है। इसके अलावा जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू तभी होगा जब हम लोग ये वाला चीज कंप्लीट कर लेंगे, मतलब ये गुडविल राइट ऑफ ये सब दिया हुआ है ना, ये चार जो एमसीक्यू है, तो जब हम लोग वो सीजीयू का इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे तब वहां पर ये गुडविल वाला कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, बॉटम अप टेस्ट और ये जो है ये सारे टेस्ट, तब जाके हम लोग ये एमसीक्यू कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हम लोग का एमसीक्यू बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है, 6 और 9, ठीक है, 6 9, और बाकी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 9 एमसीक्यू, और कुछ एग्जाम्पल्स जो होता है वो शायद हम लोगों ने नहीं किया है, तो कुछ एग्जाम्पल्स बाकी है वो हम लोग देख सकते हैं। और प्रीवियस वाले एएस में एक AS 28 का एग्जाम्पल मैंने बोला था, जब AS 28 पढ़ोगे तो वो और भी अच्छे से समझ में आएगा, तो वो देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी इलास्ट्रेशन हम लोग का कंप्लीट है। वैसे ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप है चैप्टर, मतलब इस पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन वगैरह ज्यादा है, तो ये करके देख देख लो, ठीक है, क्योंकि आसानी से ये कंप्लीट हो जाएगा और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स होगा शायद, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।